हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एक अलग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं नेम्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो चैप्टर पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर के अंदर हम करंट का एक अफेक्ट, जिसको आप मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये कंसेप्ट हमारे सामने कहाँ से आया, किस एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना से आया, पहले उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा रखा है, इसमें यहाँ पर आपकी की है के, और यहाँ हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ओके, इस तरह की हमारी सर्किट ये रहेगी। जब हम आपकी की को क्लोज कर देते हैं तो इस सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एक काम करते हैं, इस सर्किट के पास में हम एक मैग्नेटिक कंपास निडल और रख देते हैं। मतलब मैग्नेटिक कंपास निडल है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन तब होगा जब उसके आसपास में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कोई मैग्नेट रखा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से मान के चलें कि यहाँ पर आपकी कंपास निडल है। जैसे ही आप यहाँ से के को क्लोज करेंगे तो सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आपकी जो मैग्नेटिक निडल है, कंपास निडल है, इसके अंदर भी डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार में हो सकता है कोई और अफेक्ट यहाँ पर काम करता हो, हम हमारी के को बार बार क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसी के हिसाब से आपकी जो निडल है इसके अंदर भी लगातार डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें ये एक प्रूफ मिल जाता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो होगा तो वहाँ पर एक या उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड आप ये कह सकते हो, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक अफेक्ट नेम्ड एज द अट्रैक्शन और रिपल्सन बाय ए मैग्नेट कैन बी फेल्ट। या अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है तो भी आप उसमें थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड द कंडक्टर कैरिंग करंट इन विच इट्स मैग्नेटिक अफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसमें आप चारों साइड में इसके अफेक्ट को फेल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और इस कंडीशन में हमारी जो मैग्नेटिक निडल है इसके अंदर डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर होगा, उसके लिए हम एक रूल का यूज करेंगे नेम्ड एज द एम्पियर स्विमिंग रूल। ध्यान से समझेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल का मतलब क्या होता है। एम्पियर स्विमिंग रूल, जैसे एक कोई आदमी मान लिया हमने यहाँ पे, और वो किसी जगह पे पानी में तैर रहा है। ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो करंट है वो उसके पैरों से उसकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है और उसके सिर से बाहर निकलने लग रहा है। तो डिफ्लेक्शन जो होगा, तो इसी एग्जाम्पल को इस पे अप्लाई करके देखें तो एक आदमी जिसके पैरों से उसकी बॉडी के अंदर करंट का फ्लो माना जाता है और उसके हेड से करंट को बाहर निकाले माना जाता है, तो उसका जो अफेक्ट होगा वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। जैसे कि इसको अगर एक बार चेंज करें, हमारी जो डायरेक्शन होती है वो ये है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये आपकी ग्राफिकल नोटेशन के हिसाब से आपकी डायरेक्शंस हैं। एक काम करें, आप नॉर्थ को तो यहाँ ले आएँ, वेस्ट को यहाँ लेके चले जाएं, साउथ को यहाँ ले आएँ और ईस्ट को यहाँ ले जाएं। क्या वैल्यू बननी है आपकी दोबारा से डायरेक्शन अगर मॉडिफाई करने के बाद में, एन एस ई एन डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि अगर करंट की डायरेक्शन आपकी साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, इफ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन, देन डिफ्लेक्शन इन द निडल विल बी इन द लेफ्ट हैंड। क्योंकि अगर आप कोई आदमी इस साइड से इस साइड में जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड तो यहाँ होगा ना, तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हुआ, उसका
वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। इन द सेम मैनर इफ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देन डिफ्लेक्शन विल बी इट्स लेफ्ट हैंड। और इसका लेफ्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? ईस्ट के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं। इसके इफेक्ट को शो करवाने के लिए एक रूल हमारे सामने होता है जो 10th क्लास के अंदर भी हम पढ़ते हैं, स्नो रूल। स्नो रूल का मतलब क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ टुवार्ड्स साउथ टू नॉर्थ टुवार्ड्स द वेस्ट। अगर किसी भी सर्किट के अंदर आपका जो करंट है वो साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है तो आपकी जो निडल होगी उस निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। ये था इसका एक तरह से आप मान के चले कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमारा एक टॉपिक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करके चल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये बात की है कि वो स्पेस जिसके अंदर उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो हम फेल्ट कर सकते हैं। एक करंट कैरी कंडक्टर के स्पेस राउंड ऐसी कोई जगह है जहां पर हम उसके अट्रैक्शन और रिपल्सन को फेल्ट कर सकते हैं। इसी के बेसिस के ऊपर हम ये भी कह सकते हैं अगर उसने अट्रैक्शन और रिपल्सन एग्जर्ट किया है मतलब कोई फोर्स एग्जर्ट की है और हमें पता लगाना है कि जो फोर्स वहां पर एग्जर्ट हो सकती है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है। लेट अस सपोज दैट वी हैव ए कंडक्टर इन विच पॉजिटिव चार्ज Q मूविंग विद इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद ए वेलोसिटी V। ये भी मान लेते हैं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड में और आपकी वेलोसिटी कंपोनेंट है उन दोनों के बीच में एंगल एक बनता है थीटा एंगल। तो उस कंडीशन में आपकी जो फोर्स है वो क्या होगी? तो उसके लिए द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। एक हिसाब से आप ये मान सकते हो कि करंट जो फ्लो करता है वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट कर सकता है। सेकंड नंबर जो आपका फैक्टर यहां पर रहेगा बी होती है मैग्नेट, बी किसके लिए नोटेशन है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर भी हम एरो साइन लगा देते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? V साइन थीटा। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट आप बांट सकते हो, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब ये जो V साइन थीटा वेलोसिटी कंपोनेंट है ये आपके चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है V साइन थीटा। ठीक है। अगर हमें तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा एंड F इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी वेक्टर साइन नहीं लगाया मैंने, यहाँ भी है, यहाँ पे F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। V भी साइन थीटा मतलब आपके वेलोसिटी कंपोनेंट और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए अगर यहाँ पर हम मान के चले K लगाते हैं, ये आपके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और यहाँ पर SI सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट है वो 1 रहती है। ठीक है। तो F की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू V क्रॉस B। अभी हमारा जो काम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर थोड़ा सा करके देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। चलिए उस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं। F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। अब भी को इस साइड में रखिए, बाकी सबको इस साइड ले आइए। F डिवाइड बाई V Q इज इक्वल टू B। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M L T इनवर्स के। वेलोसिटी के लिए L T L या -1 इनवर्स। और चार्ज के लिए होता है बाई 80। आप जब इस पूरी टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म को जो आप सोल्व करते हैं
तो आपके पास इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आएगा, m a इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बारे में, तो फॉर्मूले के हिसाब से भी आप यूनिट बना सकते हैं और वैसे भी इसकी यूनिट होती है। फॉर्मूले के हिसाब से अगर बात करें तो आपकी फोर्स की यूनिट होती है बाई न्यूटन, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और चार्ज की होती है एम्पियर। जैसे चार्ज करंट के लिए फॉर्मूला Q डिवाइड बाई T, और चार्ज के लिए आप कूलाम लिख लें, एम्पियर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, आप कूलाम लिख लें डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां से भी इसकी एक यूनिट बन सकती है। क्या बनेगी आपकी यूनिट अगर सोल्व करेंगे तो उसको, तो N न्यूटन सेकंड कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, दूसरी इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो टेस्ला। एक और जो इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर जो हमारी यूनिट होती है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। आगे जाके इस चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारे इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। अगली चीज इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम कब हो सकती है। F will be minimum and मैक्सिमम। फोर्स की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम आपकी कब हो सकती है। देखिए फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला निकाला Q V B साइन थीटा। अगर यहां पर हमने देखा है जो हमारा एंगल थीटा है किस किस के बीच में है, ये चार्ज के वेलोसिटी कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू आपको पता है +1 मैक्सिमम होती है, तो आपकी फोर्स की वैल्यू है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में चलते हैं तो उस टाइम पर मैग्नेटिक फोर्स किसी भी पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा लगने के चांसेस है। लेकिन अगर F की वैल्यू आप मिनिमम शो करवाना चाहें, F विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन नो एनी फोर्स इज एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी फोर्स है वो आपकी नहीं लग पाएगी। ठीक है, ये दो केस हमारे हैं। इसमें आप थीटा की जगह 0 डिग्री के साथ में 180 डिग्री भी ले सकते हैं। पैरेलल या एंटी पैरेलल जो आपकी डायरेक्शन होगी उसमें हमारी फोर्स है वो कम से कम होगी। दूसरी बात, जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। उसकी डायरेक्शन के बारे में हम पता लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या होता है, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखना। जैसे इस तरह से, ये तो हो गया आपका, ये तो आपकी मिडल फिंगर, ये फोर फिंगर और यहां पर ये आपका अंगूठा। इन तीनों को एक दूसरे के साथ हम परपेंडिकुलर में रखते हैं। जैसे कि हमारे कमरे की दीवार का कोना होता है, कमरे में जो कोना होता है वो मान के चले तो इनका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड योर थंब इन सच ए वे दैट these three are perpendicular to one another. In that case, if your first finger indicates about direction of magnetic field, first finger indicates about the direction of magnetic field, middle finger indicates about direction of electric current, in that condition your thumb will express about direction of force.
अपने अंगूठे को, अपने फर्स्ट फिंगर को, मिडल फिंगर को स्ट्रेच करें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, और उस कंडीशन के अंदर अगर आपका फर्स्ट फिंगर और आपकी मिडल फिंगर है, ये दोनों रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में बताने लग रही हैं, तो आपका जो थंब है वो फोर्स के बारे में बताता है। ये शायद आपने 10th क्लास के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो टॉपिक होता है उसके अंदर भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन और मैग्नेटिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन के लिए रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसकी यूनिट। थैंक यू।